नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल सीरीज में हम बात करेंगे डिपेंडेंसी थ्योरी पर। तो ये थ्योरी असल में क्या बताती है? इसका कोर आइडिया मतलब जो मूल विचार है वो ये है कि कैसे दुनिया के संसाधन यानी रिसोर्सेज गरीब और अविकसित देशों से, जिन्हें ये थ्योरी पेरिफेरी कहती है, जी पेरिफेरी, वहां से अमीर देशों यानी कोर की तरफ लगातार बहते रहते हैं। बिल्कुल। और नतीजा, अमीर देश और अमीर होते जाते हैं और अक्सर ये गरीब देशों की कीमत पर होता है। और यहाँ मुझे लगता है सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस थियोरी के मुताबिक पेरिफेरी देश गरीब इसलिए नहीं है कि वो विकास की दौड़ में पीछे रह गए। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। बल्कि इसलिए गरीब हैं क्योंकि उन्हें ग्लोबल वर्ल्ड सिस्टम में एक खास तरीके से इंटीग्रेट किया गया है, जोड़ा गया है। सही कहा। ये सोच उस वक्त की पॉपुलर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से तो बिल्कुल ही अलग थी। एकदम उलट। मॉडर्नाइजेशन थियोरी तो मानती थी कि सब देश एक जैसे स्टेजेस से गुजरते हैं विकास के लिए। हाँ, लेकिन डिपेंडेंसी थियोरी ने इस नजरिए को आप कह सकते हैं पलट दिया। इसने कहा कि देखो, अविकसित देश विकसित देशों का बीता हुआ कल नहीं है। अच्छा। उनकी अपनी यूनिक इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, और ये स्ट्रक्चर्स वर्ल्ड मार्केट इकोनॉमी में उनकी कमजोर स्थिति की वजह से बनी है। तो मतलब उनकी गरीबी और पिछड़ापन इसी इंटीग्रेशन का नतीजा है? बिल्कुल, न कि इंटीग्रेशन की कमी का। इंटरेस्टिंग। तो इसकी जड़ें कहाँ से शुरू होती हैं? क्या ये विचार एकदम नया था? देखिए, इसकी शुरुआत अक्सर 1949 के दो बहुत इन्फ्लुएंशियल पेपर से मानी जाती है। एक हांस सिंगर का था और दूसरा राहुल प्रवेश का। हाँ, प्रवेश और सिंगर। जी, इन दोनों ने अलग अलग काम करते हुए एक ही चीज देखी कि समय के साथ अविकसित देशों के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड लगातार खराब होते गए। टर्म्स ऑफ ट्रेड मतलब ये कि वो जितना कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स बेचते थे, उसके बदले में उन्हें विकसित देशों से मिलने वाले मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की मात्रा कम होती जा रही थी। ओ, तो वैल्यू कम मिल रही थी अपने एक्सपोर्ट्स की। एग्जैक्टली। इसी को फेमस प्रेबिश सिंगर थीसिस कहते हैं। अच्छा। और इसी थीसिस के आधार पर प्रेबिश ने आगे तर्क दिया कि अगर पेरिफेरी देशों को आत्मनिर्भर विकास मतलब सेल्फ सस्टेनिंग डेवलपमेंट हासिल करना है, हाँ, तो उन्हें कुछ हद तक संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म अपनाना ही होगा। प्रोटेक्शनिज्म जैसे? खास तौर पर उन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन (ISI) की वकालत की। ISI यानी बाहर से आने वाले सामानों को अपने देश में ही बनाना। ऑफ ग्रोथ बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसे एक मार्क्सवादी नजरिए से देखा है ना? बिल्कुल। उन्होंने सरप्लस एक्सट्रैक्शन और कैपिटल एक्यूमुलेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स पर जोर दिया। उनका क्या कहना था इस बारे में? मतलब सरप्लस कैसे एक्सट्रैक्ट हो रहा था? बर्न का आर्ग्यूमेंट ये था कि पेरिफेरी देशों में जो इकोनॉमिक सरप्लस पैदा होता भी है, वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में लगने के बजाय या तो वहां के जमींदार वर्ग और जो लोकल एलिट्स हैं उनके द्वारा लग्जरी कंजम्पशन पर खर्च कर दिया जाता है, ओह, या फिर विदेशी कंपनियों द्वारा मुनाफे के तौर पर कोर देशों में वापस भेज दिया जाता है। तो देश के विकास के लिए पूंजी जमा ही नहीं हो पाती। सही। उनका मानना था कि ये पैटर्न इतना गहरा है, इतना मजबूत है कि इसे तोड़ने के लिए अक्सर एक राजनीतिक क्रांति, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। बाप रे, क्रांति की बात। तो मतलब इस थ्योरी के अंदर भी अलग-अलग विचार थे? हाँ, बिल्कुल। मोटे तौर पर दो मुख्य धाराएं, स्ट्रीम्स उभरी। एक थी लैटिन अमेरिकन स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल, जिसमें प्रेबिश थे। जी, प्रेबिश और उनके जैसे विचारक जो ISI जैसी नीतियों पर फोकस कर रहे थे। और दूसरी थी अमेरिकन मार्क्सिस्ट स्कूल, जिसमें बर्नन और आंद्रे गुंडर फ्रैंक जैसे लोग थे। फ्रैंक ने तो डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट की बात की थी। हाँ, उनका काम बहुत प्रभावशाली रहा। वो शोषण और जरूरत पड़े तो क्रांति की बात कर रहे थे। और इसी कड़ी में वॉल्टर रॉडनी की किताब हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका का जिक्र करना भी जरूरी है। उन्होंने अफ्रीका के बारे में लिखा। जी, उन्होंने दिखाया कि कैसे यूरोप ने जानबूझकर अफ्रीका के विकास को रोका और उसका शोषण किया। लेकिन क्या ये थ्योरी हमेशा यही मानती थी कि पेरिफेरी देशों के लिए विकास का कोई रास्ता है ही नहीं, या कुछ गुंजाइश थी? नहीं, देखिए, 60 के दशक में कुछ लैटिन अमेरिकन विचारकों ने डिपेंडेंट डेवलपमेंट, डिपेंडेंट विकास की बात की। डिपेंडेंट डेवलपमेंट, ये क्या था? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो, जो बाद में ब्राजील के राष्ट्रपति भी बने। हाँ, वही कार्डोसो और एंजो फेलिटो जैसे विचारकों ने कहा कि देखो, निर्भरता का मतलब ये नहीं कि विकास बिल्कुल नहीं हो सकता।
अच्छा, विकास हो सकता है लेकिन वो डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट मतलब वो बाहरी ताकतों और कोर देशों की पूंजी और टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहेगा और उन्हीं के हितों को ज्यादा साधने वाला होगा। तो विकास तो होगा, पर शर्तों के साथ। बिल्कुल। उस समय के कुछ लैटिन अमेरिकी देशों जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको में जो औद्योगिकरण हो रहा था, उसे इसी डिपेंडेंट डेवलपमेंट के उदाहरण की तरह देखा गया। कार्डोसो ने इस डिपेंडेंसी के क्या मुख्य लक्षण बताए थे? मतलब कैसे पहचाने इसे? हाँ, कार्डोसो ने इसके कुछ की एलिमेंट्स गिनाए थे। पहला, कोर देशों की कंपनियों का पेरिफेरी की अर्थव्यवस्था में गहरा वित्तीय और तकनीकी प्रवेश, मतलब फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन। ठीक है। दूसरा, पेरिफेरी देशों में एक असंतुलित आर्थिक संरचना का बनना, एन अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो कुछ खास सेक्टरों पर ज्यादा निर्भर हो जाती है, जैसे? सिर्फ एक्सपोर्ट पर हाँ। या सिर्फ कुछ खास इंडस्ट्रीज पर। तीसरा, आत्मनिर्भर विकास, ऑटोनोमस डेवलपमेंट की क्षमता का सीमित हो जाना। चौथा, खास तरह के वर्ग संबंधों, क्लास रिलेशंस का उभरना, जिसमें लोकल एलिट्स विदेशी पूंजी के साथ मिल जाते हैं। ओके। और पांचवा, इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए राज्य, मतलब स्टेट की भूमिका का बदलना, जो अक्सर विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर ज्यादा ध्यान देता है बजाय लोकल जरूरतों के। ये फाइनेंशियल पहलू भी काफी अहम लगता है इसमें, खासकर ये बात कि पेरिफेरी देश अक्सर अपनी मुद्रा में उधार नहीं ले पाते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है, एक तरह का स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी है। अमेरिकी डॉलर का जो ग्लोबल इकोनॉमी में दबदबा है, ब्रेटन वुड्स सिस्टम खत्म हुआ, उसके बाद तो ये और मजबूत हो गया। ब्रेटन वुड्स, जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद डॉलर आधारित सिस्टम बनाया था। जी, उसके खत्म होने से डॉलर का वर्चस्व और बढ़ा। इसने कोर देशों, खासकर अमेरिका की स्थिति को और ज्यादा फायदेमंद बना दिया। और पेरिफेरी देश? पेरिफेरी देश अक्सर डॉलर में कर्ज लेने और फिर उसे चुकाने के चक्र में फंसे रहते हैं। उनकी अपनी करेंसी की अस्थिरता उन्हें और कमजोर करती है। समीर अमीन ने भी पेरिफेरी कैपिटलिज्म के कुछ खास लक्षणों की बात की थी, है ना? हाँ, समीर अमीन का काम भी बहुत महत्वपूर्ण है इस फील्ड में। उन्होंने पेरिफेरी पूंजीवाद की कुछ खास विशेषताएं बताई। क्या थी वो? जैसे कृषि और छोटे पारंपरिक उद्योगों का लगातार पिछड़ते जाना, अर्थव्यवस्था का जरूरत से ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गतिविधियों पर फोकस होना, जैसे माइनिंग या कैश क्रॉप्स। ठीक है। सर्विस सेक्टर का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, जिसमें अक्सर छिपी हुई बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अच्छा। लगातार चालू खाता घाटा बने रहना, मतलब क्रॉनिक करंट अकाउंट बैलेंस डेफिसिट्स। मतलब इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम। हाँ, मोटे तौर पर। और देश के अंदर गहरे राजनीतिक और सामाजिक असंतुलन होना। इसमें वो कॉम्प्राडोर क्लास वाली बात भी थी शायद। जी बिल्कुल, विदेशी हितों से जुड़ा एक मजबूत कॉम्प्राडोर वर्ग, यानी वो स्थानीय अभिजात वर्ग जो विदेशी पूंजी के एजेंट की तरह काम करता है, और साथ ही बढ़ता हुआ स्टेट कैपिटलिज्म, ये सब पेरिफेरी कैपिटलिज्म के लक्षण है अमीन के अनुसार। जाहिर है इतनी प्रभावशाली थ्योरी रही है तो इसकी आलोचना भी जरूर हुई होगी। हाँ बिल्कुल, खासकर फ्री मार्केट के जो समर्थक हैं उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की है। वो क्या कहते हैं? फ्री मार्केट अर्थशास्त्री जैसे पीटर बावर और मार्टिन वुल्फ, उनका कहना है कि डिपेंडेंसी थियरी, जिस संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ISI की वकालत करती है, हाँ, जो प्रिबिश ने कहा था, वो असल में नुकसानदायक है। उनका तर्क है कि इससे घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन खत्म हो जाती है। अच्छा। इंडस्ट्रीज सरकारी मदद पर निर्भर हो जाती हैं, इनएफिशिएंट बन जाती हैं, मतलब उनमें लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता, सस्टेनेबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। और उनका ये भी कहना है शायद कि सब्सिडीज वगैरह पर जो पैसा खर्च होता है, हाँ, वो कहीं और ज्यादा जरूरी कामों में लग सकता था। जैसे इसे डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स कहते हैं। उनका मानना है कि वो पैसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च होता तो देश का ज्यादा भला होता। इसके उदाहरण भी देते होंगे वो। बिल्कुल, जैसे वो अक्सर भारत का उदाहरण देते हैं कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने कैसे तेजी से विकास किया। उदारीकरण के बाद, हाँ। या फिर दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की तुलना। दक्षिण कोरिया ने निर्यात उन्मुख, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नीतियां अपनाई, और वो उत्तर कोरिया, जिसने ISI जैसी नीतियां अपनाई, उससे कहीं ज्यादा आगे निकल गया। और कई लैटिन अमेरिकी देशों में भी जहां ISI नीतियां अपनाई गई थी, वो लंफास्टिक, मतलब लंबे समय में सफल नहीं रहीं। वो देश भारी विदेशी कर्ज के जाल में फंस गए। इसकी क्या वजह बताई जाती है? एक तर्क ये भी है कि इन देशों के घरेलू बाजार अक्सर इतने बड़े नहीं थे कि वो कार जैसी जटिल औद्योगिक चीजें कुशलतापूर्वक, एफिशिएंटली बना सकें। स्केल की कमी थी। तो ये थी डिपेंडेंसी थ्योरी, उसके अलग अलग पहलू, उसके विचारक और हाँ, उसकी आलोचनाओं की भी एक झलक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम डेवलपमेंट और डिपेंडेंसी पर बात करते हैं। जरा देखें ये क्या मामला है। हाँ बिल्कुल। देखो, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये तो नहीं है कि चीजें बदल रही हैं, है ना? नहीं। बल्कि एक प्रोग्रेसिव चेंज है, एक बेहतर स्थिति की ओर। सही। मतलब वो रुकावटें हटाना जो इंसान को जिंदगी में कुछ करने से रोकती हैं, जैसे मान लो इलिटरेसी हो गई, या खराब हेल्थ, बिल्कुल। रिसोर्सेज तक पहुंच ना होना, या फिर सिविल और पॉलिटिकल फ्रीडम की कमी, ये सब। एकदम से। और इसके कई डायमेंशन हो सकते हैं, कल्चरल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है। देखो, असली डेवलपमेंट वो है जिसमें ग्रोथ के साथ साथ ना सेल्फ रियलाइजेशन और विचारों कर्मों की इंडिपेंडेंस भी हो। अच्छा। जिससे इंसान अपना पूरा पोटेंशियल वो हासिल कर सके। सिर्फ पैसा कमाना डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, ये बात तो है। वैसे पुराने जमाने के जो सोशियोलॉजिस्ट थे, उनका नजरिया थोड़ा एवोल्यूशनरी टाइप का था, है ना? हाँ, बिल्कुल। कि भाई ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ बढ़ना है। मतलब हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़्यादा प्रोडक्शन, अर्बनाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल लिबर्टी, ये सब पैमाने थे उनके। लेकिन बाद में इस मॉडल पर सवाल उठे कि ये तो भाई वेस्टर्न बायस है इसमें। सही कहा, एकदम। आरोप लगा कि ये तो पश्चिम के चश्मे से दुनिया देख रहे हैं। आजकल डेवलपमेंट की बात करते वक्त ना जस्टिस, राइट्स, इक्वालिटी, एक्विटी, ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी और इंडिविजुअल लिबर्टी, इन पर ज्यादा जोर है। हाँ, मतलब सिर्फ जीडीपी के आंकड़े नहीं देखने। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो हुआ ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कई देश आजाद हुए, हाँ, तो उन पर ये वेस्टर्न नोशन ऑफ डेवलपमेंट एक तरह से थोपा गया, जो ज्यादातर मटेरियल वेलबींग पर ही फोकस करता था। पैसा, दौलत, है ना? हाँ, वही मॉडल। पर जल्दी ही समझ आ गया कि भाई हालात सुधरने के बजाय रिसोर्सेज तो बाहर जा रहे हैं। गरीबी वैसी की वैसी है। और सबसे बुरा क्या हुआ कि इन देशों की वेस्टर्न देशों पर डिपेंडेंसी बढ़ गई। अच्छा, निर्भरता। जैसे कर्ज के जाल में फंसना। बिल्कुल वैसा ही। और यहीं से 1950s में लैटिन अमेरिका में ये डिपेंडेंसी थ्योरीज का जन्म हुआ। अच्छा, लैटिन अमेरिका से शुरू हुई है। हाँ, इन थ्योरीज ने कहा कि ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है, ये असल में डेवलपिंग देशों को डेवलपिंग देशों पर निर्भर बना रहा है, डिपेंडेंट बना रहा है। और ये उन मॉडर्नाइजेशन थियोरिस्ट्स की बात को रिजेक्ट करते हैं जो कहते थे कि विकास अपने आप नीचे तक पहुंच जाएगा, ट्रिकल डाउन होगा। हाँ, वो ट्रिकल डाउन थ्योरी। या ये कि पिछड़ापन देशों की अपनी कल्चरल या इंस्टीट्यूशनल कमियों की वजह से है। डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये कुछ मार्क्सिस्ट सोच ऐसा हो गया कि एक ग्लोबल नॉर्थ अमीर देश, हाँ, और एक ग्लोबल साउथ गरीब देश, हाँ, काफी हद तक बन गया है। और कॉलोनियलिज्म खत्म होने के बाद भी एक छुपे तौर पे नए रूप में जारी है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। ये थ्योरीज मानती हैं कि पावर का इस्तेमाल करके जानबूझकर अनइक्वल इकोनॉमिक रिलेशंस बनाए रखे जाते हैं। अच्छा, जानबूझकर? हाँ, आंद्रे गंडर फ्रैंक ने तो अपनी किताब डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट में साफ तर्क दिया कि आज का जो पिछड़ापन है, अंडर डेवलपमेंट, ये पश्चिम द्वारा ऐतिहासिक रूप से बनाई गई एक आर्टिफिशियल डिपेंडेंसी का नतीजा है। आर्टिफिशियल डिपेंडेंसी? हाँ, ये अनडेवलपमेंट से अलग है। अनडेवलपमेंट मतलब जहां विकास हुआ ही नहीं। अंडर डेवलपमेंट मतलब जहां विकास को दबाया गया, गलत दिशा दी गई, जानबूझकर पिछड़ा रखा गया। अरे बाप रे, मतलब पिछड़ापन गढ़ा गया, ये स्वाभाविक नहीं था। ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। बिल्कुल। तो मतलब फ्री ट्रेड और डेवलपमेंट हेल्प के नाम पर अमीर देश असल में अनइक्वल टर्म्स थोपते हैं। सारा फायदा, मतलब सरप्लस, वो अमीर देश और मल्टीनेशनल्स ले जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। इमानुएल ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये देश अंडर डेवलप्ड नहीं बल्कि मिस डेवलप्ड है। मिस डेवलप्ड मतलब विकास गलत दिशा में? हाँ, विकास तो हुआ, पर ऐसा कि उसका फायदा किसी और को मिला। वॉलरस्टीन जैसे स्कॉलर्स ने भी यही कहा कि डेवलप देश डिपेंडेंसी का एक कल्चर बनाए रखते हैं, विकास के खोखले नारे देते हैं, जबकि असल में गरीब देशों के रिसोर्सेज चूस रहे होते हैं। उनके मुताबिक जो पहले की सेल्फ सफिशिएंट इकाइयां थीं, जैसे हमारे अपने गांव वगैरह, हाँ, आत्मनिर्भर गांव, वो अब ग्लोबल कैपिटलिज्म और मार्केट फोर्सेस का शिकार हो गई हैं। उनकी आत्मनिर्भरता खत्म हो गई। इसका कोई मौजूदा उदाहरण, जैसे वो सोर्स में दोहा WTO राउंड की बात थी, वो ट्रेड वाला मामला? हाँ, बिल्कुल, दोहा राउंड। डिपेंडेंसी थ्योरीज उसे बिल्कुल वेस्टर्न वेस्टेड इंटरेस्ट्स का प्रतीक मानते हैं कि वो ये अनइक्वल ग्लोबल ट्रेड फ्रेमवर्क बनाए रखना चाहते हैं जिससे विकासशील देशों को नुकसान हो।
और ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ? मतलब अच्छी नौकरियां आई या? देखो, उम्मीद तो थी कि इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे, अच्छी नौकरियां आएंगी। पर कई डेवलपिंग देशों में क्या हुआ? स्वेट शॉप्स बन गए, कम मजदूरी वाले शोषण के कारखाने। ओह, ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर है। अच्छा, अगर भारत के संदर्भ में देखें, सोर्स कहता है यहाँ भी अनइक्वल डेवलपमेंट से डिपेंडेंसी बनी है। हाँ, भारत में भी इसके अंश दिखते हैं। अंदरूनी तौर पर भी असमान विकास निर्भरता पैदा करता है। शायद इसीलिए गांधी जी ने ग्रास रूट्स लेवल एम्पावरमेंट की बात की थी। हाँ, गांव के स्तर पर मजबूती, स्वराज। बिल्कुल। डिपेंडेंसी तभी कम हो सकती है जब डेवलपमेंट प्रोसेस के रिसीविंग एंड पर बैठे लोगों का एम्पावरमेंट हो, उनकी अपनी आवाज हो, वो फैसले ले सकें। इसीलिए तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट्स बेस्ड अप्रोच, बॉटम्स अप डेवलपमेंट, ये सब नए तरीके सामने आ रहे हैं। जो लोगों को डिपेंडेंसी से निकालकर लिबरेशन की तरफ ले जाएं। हाँ, कोशिश यही है। लेकिन इस थियरी की क्रिटिसिज्म भी तो है। सोर्स में लिबरल्स का जिक्र है कि वो इसे सिंपलिस्टिक और आइडियोलॉजिकल बायस वाला बताते हैं। हाँ, आलोचनाएं भी जोरदार हैं। गना मर्दाल जैसे थिंकर्स का कहना है कि भाई विकास की कमी सिर्फ बाहरी डिपेंडेंसी की वजह से नहीं है, थर्ड वर्ल्ड देशों में अंदरूनी कारण भी बड़े हैं। जैसे उन्होंने कहा वैल्यू डेफिसिट। वैल्यू डेफिसिट मतलब समाज में कुछ मूल्यों की कमी, जैसे मेहनत, अनुशासन, नियमों का पालन, और इंस्टीट्यूशनल इनएडिक्वेसीज यानी संस्थाओं की कमजोरी, जैसे कानून व्यवस्था ठीक ना हो, शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो, ये भी बड़े कारण हैं। अच्छा, अंदरूनी कमजोरियां भी हैं। हाँ, और एक और बड़ी क्रिटिसिज्म ये है कि डिपेंडेंसी थियरीज के पास अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए सब्सटैंटिव एम्पिरिकल एविडेंस की कमी है। मतलब ठोस आंकड़े, सबूत कम है। ये तो एक बड़ी कमी है। और वो देश जो तरक्की कर गए, जैसे ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, कोरिया, ताइवान या ब्राजील, मेक्सिको जैसी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, उनका क्या? सही सवाल है। ये थ्योरी उससे ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ये देश तो उसी ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा रहते हुए काफी आगे बढ़ गए। हाँ, अमर्त्य सेन का भी जिक्र था, वो भी इसे रिजेक्ट करते हैं। हाँ, प्रोफेसर सेन डिपेंडेंसी थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। उनका तर्क है कि थर्ड वर्ल्ड देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से फायदा हुआ है। हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन जैसे सोशल सेक्टर्स में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि जो तरक्की डेवलप्ड देशों ने सदियों में की, वो विकासशील देशों ने दशकों में हासिल कर ली। तो सिर्फ शोषण ही नहीं हुआ, फायदे भी हुए हैं। ये भी एक पहलू है। और वो चार्ल्स मरी की डिपेंडेंसी कल्चर वाली बात कि स्टेट वेलफेयर मतलब सरकारी मदद लोगों को आलसी बना देती है। हाँ, वो एक अलग बहस है। वो डिपेंडेंसी शब्द का एक अलग मतलब है। वहां तर्क ये है कि जरूरत से ज्यादा वेलफेयर पर निर्भरता लोगों की सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता खत्म कर देती है। अच्छा, कि लोग काम करना छोड़ देते हैं। हाँ, कुछ वैसा तर्क। हालांकि आजकल राइट्स बेस्ड और सेल्फ रिस्पेक्ट वाले अप्रोचेस ज्यादा पॉपुलर है कि मदद मिले लेकिन सम्मान और अधिकार के साथ। वाकई दिलचस्प है। मतलब विकास और निर्भरता ये कितने गहरे जुड़े हुए हैं और कितने अलग-अलग नजरिए हैं इस पर। हाँ, बहुत जटिल मुद्दा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी पर थोड़ी बात करते हैं। तो इसका सार यही है ना कि हमें अलग-अलग देशों को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड सिस्टम को देखना चाहिए एनालिसिस के लिए। बिल्कुल। मतलब दुनिया को एक बड़े इकोनॉमिक सिस्टम की तरह समझो। और हाँ, ये थियरी काफी हद तक मार्क्स के विचारों पर बनी है, जैसे वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और क्लास स्ट्रगल वाली बात। हाँ, उसको ये ग्लोबल स्केल पर ले जाती है। और इसका जो सबसे जाना माना वर्जन है वो इमैनुअल वालरस्टीन ने दिया था 70s में अपनी किताब द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम में। हाँ, वालरस्टीन। उनका तर्क था कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम है, जो फंडामेंटली टू कैपिटलिस्ट है, ये यूरोप में फ्यूडलिज्म के बाद शुरू हुआ करीब 16th सेंचुरी में। सही। और फिर कोलोनियलिज्म के एक्सप्लॉयटेशन से ये फैला और इसने दुनिया को 3 हिस्सों में बांट दिया, कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी। बिल्कुल सही कहा। और ये जो बंटवारा है ये असल में एक तरह का इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर दिखाता है, पर अनइक्वल टर्म्स पर, बहुत ही अनइक्वल। हाँ, वालरस्टीन ने ये कोर और पेरिफेरी वाले कॉन्सेप्ट्स काफी हद तक डिपेंडेंसी थियरी से लिए थे, जो पहले से ये कह रही थी कि भाई गरीब देश अमीर देशों पर निर्भरता के कारण ही गरीब है। अच्छा। वालरस्टीन ने बस इसे एक ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम के फ्रेम में फिट किया, जहां कोर देश जो हैं
वो ग्लोबल लेवल पर एक्सप्लॉयटेटिव कैपिटलिस्ट क्लास जैसे हैं। ओके, तो ये कोर पेरिफेरी सिस्टम मतलब काम कैसे करता है असल में? थोड़ा और खोल के बताएं, जैसे आज के ज़माने में क्या मतलब है इसका? हाँ, देखिए, जो कोर देश हैं, कोर कंट्रीज, वो फोकस करते हैं हाई स्किल कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन पर। जैसे सोचिए एडवांस टेक्नोलॉजी, R&D, फाइनेंस। जैसे किसी बड़ी MNC का हेड ऑफिस, जहां सारे बड़े फैसले होते हैं, नई टेक्नोलॉजी बनती है। ये ज्यादातर अमीर डेवलप्ड देश हैं। और बाकी दुनिया, पेरिफेरी वाले देश, वो कहाँ फिट होते हैं इसमें? बाकी दुनिया मतलब पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी देश, वो फोकस करते हैं लो स्किल लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन और कच्चे माल के एक्सट्रैक्शन पर। अच्छा। जैसे कपड़े सिलने वाली फैक्ट्री हो गई, या फोन असेंबल करने वाली यूनिट, या फिर खदानें जहां से मिनरल्स निकलते हैं। और सेमी पेरिफेरी वाले देश बीच में कहीं होते हैं, थोड़े मिक्स्ड टाइप के। और इस पूरे स्ट्रक्चर से होता ये है कि कोर देशों का दबदबा और उनका मुनाफा वो बना रहता है। यहीं पर वो अनइक्वल एक्सचेंज वाली बात आती है। हाँ, है ना, कि मतलब पेरिफेरी वाले अपना सस्ता लेबर और कच्चा माल दें, लेकिन कोर से महंगी टेक्नोलॉजी और फिनिश्ड गुड्स खरीदें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ का किसान कॉटन उगाए सस्ते में, पर खरीदे वही महंगी ब्रांडेड टी-शर्ट। बिल्कुल वही बात। और वॉलेस्टीन का बड़ा पॉइंट यही था कि ये सिस्टम का ढांचा इतना मजबूत है कि इसमें देशों की पोजीशन बदल सकती है। कोई पेरिफेरी से सेमी पेरिफेरी बन सकता है। हाँ, या कोई कोर देश शायद थोड़ा नीचे आ जाए, लेकिन जो कोर का पेरिफेरी को एक्सप्लॉइट करने वाला मूल डायनामिक है, वो वैसा ही रहता है। ये काफी, क्या कहते हैं, पेसिमिस्टिक व्यू है बदलाव को लेकर। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब वॉलेस्टीन कोई बड़े रेडिकल चेंज की उम्मीद नहीं कर रहे थे, जैसे मार्क्स ने सोचा था क्रांति होगी, कम्युनिज्म आएगा, वैसा कुछ नहीं। हाँ, उनके हिसाब से ये असमानताएं बनी रहेंगी, बस प्लेयर्स बदल सकते हैं, कौन ऊपर है कौन नीचे ये बदल सकता है। हाँ, मोटे तौर पर यही उनका मानना था। लेकिन देखिए, इसी डिपेंडेंसी थ्योरी वाले हिस्से की ना काफी आलोचना भी हुई है, खासकर लिबरल खेमे से। अच्छा, वो मानते हैं कि ये जरूरत से ज्यादा सिंपलिस्टिक है और इसमें आइडियोलॉजिकल बायस है। किस तरह की आलोचनाएं हैं? जैसे क्या तर्क देते हैं वो लोग? एक बड़ा क्रिटिसिज्म आता है गुनार मिर्दाल जैसे विचारकों से। वो कहते हैं कि देखो, किसी देश के पिछड़ेपन के लिए सिर्फ बाहरी डिपेंडेंसी को दोष देना काफी नहीं है। उन देशों के अंदर की समस्याएं भी देखनी होंगी, जैसे वैल्यू डेफिसिट, मतलब समाज में मेहनत, बचत, एंटरप्रेन्योरशिप जैसी वैल्यूज की कमी, या फिर इंस्टीट्यूशनल कमियां, भ्रष्टाचार, कमजोर कानून, खराब नीतियां, ये भी बहुत बड़े कारण हैं। अच्छा, मतलब अंदरूनी फैक्टर्स पे जोर है। और क्या क्रिटिसिज्म है वॉलेस्टीन के अप्रोच के? हाँ, क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि डिपेंडेंसी थ्योरी वाले लोग अक्सर अपने दावों के लिए ठोस एम्पिरिकल एविडेंस नहीं दे पाते। राइट। और सबसे बड़ी चुनौती शायद ये है कि ये थ्योरी ईस्ट एशिया के जो टाइगर्स हैं, साउथ कोरिया, ताइवान वगैरह, या फिर ब्राजील, मेक्सिको जैसे कुछ लैटिन अमेरिकी देशों की जो तेज इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, हाँ, उसे कैसे समझाएंगे? हाँ, उसे ठीक से समझा नहीं पाती ये थ्योरी। ये देश तो ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा थे, फिर भी काफी तरक्की कर गए। अमर्त्य सेन का भी शायद कुछ अलग नजरिया है इस पर। बिल्कुल, अमर्त्य सेन भी डिपेंडेंसी थ्योरी को पूरी तरह नहीं मानते। उनका तर्क है कि जो थर्ड वर्ल्ड कहे जाने वाले देश हैं, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से और खासकर सोशल सेक्टर्स में हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन में जो तेज बदलाव हुए हैं, उनसे बहुत फायदा हुआ है। अच्छा। कई मामलों में तो इन देशों ने कुछ दशकों में वो तरक्की की है जो डेवलप्ड देशों को करने में सदियां लग गई थीं। वो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया वाला उदाहरण भी तो बहुत दिया जाता है इस डिबेट में। हाँ, लिबरल इकोनॉमिस्ट्स उसे क्लासिक केस मानते हैं। नॉर्थ कोरिया ने बंद इकोनॉमी अपनाई, सेंट्रली प्लान्ड। साउथ कोरिया ने ओपन, लिबरल, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रास्ता चुना। और नतीजा सबके सामने है। बिल्कुल। 2013 की एक मैकिन्जी रिपोर्ट थी, वो बताती है कि एक एवरेज साउथ कोरियन की इनकम नॉर्थ कोरियन से 18 गुना ज्यादा थी। तो ये दिखाता है कि सिर्फ आपकी ग्लोबल पोजीशनिंग ही सब कुछ नहीं है, देश की अपनी नीतियां कितनी मायने रखती हैं। और अपने देश का, भारत का अनुभव भी कुछ हद तक यही कहानी कहता है। 1991 के बाद जब इकोनॉमी खुली, ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड हुई, तो ग्रोथ तो बढ़ी। हालांकि उसके अपने चैलेंजेस और डिबेट्स हैं, वो अलग बात है। सही बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी और ये डिपेंडेंसी वाले विचार, ये हमें ग्लोबल इकोनॉमी के पावर स्ट्रक्चर्स और असमानताओं को समझने का एक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क तो देते हैं। हाँ, एक नजरिया तो मिलता है। बिल्कुल, लेकिन जैसा हमने देखा, इसकी अपनी सीमाएं हैं
और कई दूसरे नजरिए भी हैं जो अंदरूनी फैक्टर्स पर, देशों की अपनी पॉलिसीज पर ज्यादा जोर देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उन ताकतों की, उन एजेंट्स की जो समाज को बदलते हैं। मतलब एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। आखिर ये समाज बदलता कैसे है? क्या है वो चीजें जो इसे धक्का देती हैं आगे बढ़ने या बदलने के लिए? और ये बदलाव अंदर से आते हैं, जिन्हें हम शायद एंडोजिनस कहते हैं, या फिर बाहर से, मतलब एक्सोजिनस? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बदलाव के कारण दोनों तरह के हो सकते हैं, अंदरूनी भी और बाहरी भी। अगर हम अंदरूनी कारणों की बात करें तो वो समाज के अपने अंदर के तनाव हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकते हैं, या जो अलग अलग ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो हो सकते हैं। अच्छा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो आदर्श हैं, जो हम सोचते हैं कि समाज कैसा होना चाहिए, और जो असलियत है उसके बीच एक बड़ा गैप होता है। वो गैप भी बदलाव लाने का कारण बनता है। हाँ, ये तो है। और कभी कभी कोई कैरिस्मेटिक लीडर आ जाता है, जैसे आप सोचिए गांधी जी के बारे में या नेल्सन मंडेला। वो एक पूरी लहर पैदा कर देते हैं बदलाव की। सही। इसके अलावा सोची समझी प्लानिंग, सरकार की नीतियां, मतलब पॉलिटिकल रूल कैसा है, या फिर कोई नई खोज, नई इन्वेंशंस, ये सब अंदरूनी एंडोजिनस फैक्टर्स माने जाते हैं। जैसे रशियन रेवोल्यूशन को हम एक क्लासिक उदाहरण मान सकते हैं अंदरूनी दबावों का। और बाहरी फैक्टर्स? एक्सोजिनस वाले। हाँ। जैसे कोई बाहर से हमला हो गया, युद्ध, या फिर आजकल हम देखते हैं शहरीकरण, अर्बनाइजेशन बहुत तेज हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेशन, पश्चिमीकरण का असर, मतलब वेस्टर्नाइजेशन। हाँ, बिल्कुल। ये सब बाहरी सामाजिक कारण हैं। जैसे ग्लोबलाइजेशन की आप बात कर रही थी, वो भी एक बहुत बड़ा बाहरी फैक्टर है आज के समय में। राइट। और फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी नहीं भूलना चाहिए। जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, या प्रदूषण बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ये जो इकोलॉजिकल बदलाव हैं, इनका भी समाज पर गहरा असर पड़ता है। हाँ, आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा इतना मंडरा रहा है, खासकर जो लो लाइंग देश हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। निश्चित रूप से। और अगर हम भारत के इतिहास में देखें तो बाहर से जब क्रिश्चियनिटी या इस्लाम आया तो उसने भी यहाँ के समाज में बड़े कल्चरल चेंजेस लाए। हाँ, ये तो है। तो सोरोकिन जैसे कुछ विचारकों का मानना था कि बदलाव ज्यादातर समाज के अंदर के लिंकेजेस और कॉन्फ्लिक्ट से ही आता है, मतलब एंडोजीनियस ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर अगर हम मोटे तौर पर देखें तो हकीकत में बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं, अंदरूनी भी और बाहरी भी। चलिए, तो फिर कुछ मुख्य फैक्टर्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आजकल ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी शायद सबसे बड़ा ड्राइवर है। आप देखिए, स्मार्टफोन, इंटरनेट, अब एआई की बात हो रही है। ये सब कितनी तेजी से चीजों को बदल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का असर तो जबरदस्त है। आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को याद कीजिए, उसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया था। हाँ। और आज ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन चल रहा है वो कुछ वैसा ही कर रहा है। एक सोशियोलॉजिस्ट थे विलियम ऑगबर्न, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट दिया था कल्चरल लैग का। कल्चरल लैग? हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी, जिसे वो मटेरियल कल्चर कहते थे, वो तो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाती है। जैसे नए गैजेट्स आ गए, नई मशीनें आ गई, पर जो हमारा नॉन मटेरियल कल्चर है, यानी हमारे विचार, हमारी आदतें, हमारे रीति रिवाज, हमारे कानून, वो उतनी तेजी से नहीं बदल पाते, वो पीछे रह जाते हैं। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? जैसे सोचिए, स्मार्टफोन सबके हाथ में आ गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ गई, ये मटेरियल कल्चर का हिस्सा है, ये तेजी से बदला। पर ऑनलाइन दुनिया में कैसे बर्ताव करना है, ऑनलाइन एटिकेट क्या होने चाहिए, प्राइवेसी के नियम क्या हो, फेक न्यूज से कैसे निपटना है, ये सब नॉन मटेरियल कल्चर का हिस्सा है, और ये अभी भी इवॉल्व हो ही रहा है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, ये सब इसी लैग का नतीजा है शायद। बिल्कुल, ये जो गैप है टेक्नोलॉजी और हमारे सोशल नॉर्म्स के बीच, ये समाज में एक अजीब सा तनाव, एक फ्रिक्शन पैदा करता है। अच्छा, अब आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स पर। पैसा, अर्थव्यवस्था, ये समाज को कैसे बदलते हैं? मार्क्स तो कहते थे कि सारा खेल ही अर्थव्यवस्था का है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। हाँ, मार्क्स के लिए तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही बेस था, बुनियाद थी। उनका मानना था कि जो उत्पादन के साधन हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उन पे किसका कंट्रोल है, इसी से समाज का ढांचा तय होता है। और अमीर और गरीब के बीच का संघर्ष, यानी क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ही बड़े स्ट्रक्चरल चेंज लाता है, जैसे पूंजीवाद से समाजवाद की तरफ जाना। राइट। लेकिन अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो जब अर्थव्यवस्था बदलती है, मान लीजिए कोई बड़ा उद्योग बंद हो गया या कोई नया सेक्टर बूम कर रहा है, जैसे भारत में आईटी बूम हुआ था,
या आजकल ये गिग इकोनॉमी का चलन बढ़ा है। हाँ, जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, ओला, उबर वाले ड्राइवर्स। बिल्कुल। तो इन बदलावों से सिर्फ नौकरियां ही नहीं बदलती, बल्कि परिवारों का स्ट्रक्चर, शहरों का रूप, लोगों की उम्मीदें, एस्पिरेशंस, सब कुछ बदल जाता है। सोचिए, मिडिल ईस्ट में जब तेल मिला तो वहां का समाज, उनकी राजनीति, उनकी ग्लोबल पोजीशन, सब कुछ कैसे बदल गया। हाँ, बात तो है। और ग्लोबलाइजेशन ने भारत में खासकर मिडिल क्लास की जिंदगी, उनके खर्चे करने का तरीका, उनके सपने, सब पर कितना असर डाला है। यकीनन। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत ही पावरफुल एजेंट हैं सोशल चेंज के। अच्छा, फिर आइडियाज और वैल्यूज की बात करते हैं। क्या नए विचार, नई सोच समाज को बदल सकती हैं? जैसे आजकल लोग सस्टेनेबिलिटी की, पर्यावरण बचाने की बात ज्यादा कर रहे हैं, या मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, ये भी तो बदलाव ला रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। विचार, आइडियाज और वैल्यूज ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। मैक्स वेबर ने अपने काम में दिखाया था कि कैसे प्रोटेस्टेंट धर्म के कुछ खास विचारों ने, जैसे कड़ी मेहनत करना, पैसा बचाना, वक्त बर्बाद ना करना, इन विचारों ने यूरोप में कैपिटलिज्म के उदय में, उसके विकास में एक तरह से मदद की। अच्छा। मतलब धर्म के विचारों ने आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया। हाँ, उनका यही तर्क था। और आज भी आप देखिए, भारत में ही महिलाओं की शिक्षा, उनकी बराबरी, उनकी काम करने को लेकर सोच पिछले कुछ दशकों में कितनी बदली है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। ये सिर्फ कानून बदलने से नहीं हुआ है, बल्कि लोगों के मन में गहरे बैठे विचारों और वैल्यूज में बदलाव आया है। अब जैसे वर्क लाइफ बैलेंस का आइडिया है, पहले शायद इस पर इतना जोर नहीं था, काम मतलब काम, पर अब ये एक जरूरी वैल्यू बन गया है बहुत से लोगों के लिए, खासकर नई पीढ़ी के लिए। सही कहा। अच्छा, समाज के अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, टकराव है, वो भी तो बदलाव लाता है ना? चाहे वो जाति को लेकर हो, धर्म को लेकर, अमीर गरीब के बीच हो, या फिर जेंडर को लेकर। बिल्कुल। कॉन्फ्लिक्ट को तो अक्सर बदलाव का इंजन कहा जाता है। देखिए, जब समाज के किसी हिस्से को, किसी ग्रुप को ये महसूस होता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उन्हें उनके हक नहीं मिल रहे, जिसे हम डेप्रिवेशन कहते हैं, या उन्हें लगता है कि पूरे सिस्टम में ही कोई बुनियादी गड़बड़ है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, तो वो आवाज उठाते हैं, वो विरोध करते हैं। और ये विरोध, ये संघर्ष मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देता है और उसे बदलने पर मजबूर करता है। भारत में आप देखिए, दलित आंदोलन हुए, किसान आंदोलन होते रहते हैं, या फिर #MeToo जैसा मूवमेंट जिसने वर्कप्लेस पर पावर डायनामिक्स को चैलेंज किया। हाँ, ये सब कॉन्फ्लिक्ट के ही रूप हैं। हाँ, और ये सिर्फ गुस्सा या विरोध प्रदर्शन नहीं होते, ये लोगों को इकट्ठा करते हैं, लामबंद करते हैं, उन्हें एक नई पहचान देते हैं, एक नया नजरिया, पर्सपेक्टिव देते हैं। ये मौजूदा पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करते हैं। और जब ये कोशिशें ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होती हैं, एक लक्ष्य के साथ, तो उन्हें हम सोशल मूवमेंट्स कहते हैं। सोशल मूवमेंट्स यानी सामाजिक आंदोलन। हाँ, ये ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स होते हैं समाज के वैल्यूज, नॉर्म्स या इंस्टीट्यूशंस को बदलने के लिए, और ये अक्सर बड़े बदलाव लाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, आइडियाज, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब मिलजुल कर काम करते हैं। कोई एक फैक्टर अकेले शायद ही काम करता हो। बिल्कुल, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी बदलती है तो अर्थव्यवस्था बदलती है, उससे नए आइडियाज आते हैं, पुराने वैल्यूज चैलेंज होते हैं, और इन सब के चलते कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो सकता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है। चलिए, तो ये तो हुए कुछ मुख्य कारण। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन, मतलब सोशल चेंज के फैक्टर्स की। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में दिया है, समाज तो भाई लगातार बदलता रहता है, ये स्थिर तो होता नहीं है ना। और ये जो फैक्टर्स है ना, ये बड़े दिलचस्प हैं। जैसा लेपियर ने कहा था, ये चेंज को डिटरमिन, मतलब बिल्कुल तय नहीं करते, बल्कि उसे कंडीशन करते हैं। हाँ, प्रभावित करते हैं, एक तरह से माहौल बनाते हैं। बिल्कुल, माहौल बनाते हैं। तो पहला बड़ा फैक्टर जो सोर्स में है, वो है भौगोलिक, या कहें तो फिजिकल फैक्टर्स। इसमें सब कुछ आ जाता है। जमीन कैसी है, क्लाइमेट, नदियाँ, पहाड़, मिनरल्स, जंगल, जानवर, ये सब। हाँ। और ये सब मिलके समाज पर गहरा असर डालते हैं। मतलब किसी जगह पर चेंज की स्पीड और डायरेक्शन काफी हद तक वहाँ के फिजिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है ना? हाँ, जैसे सोर्स में भी लिखा है कि भाई एकदम ठंडी जगहों जैसे पोलर रीजन्स या रेगिस्तानों में बड़े शहर बसाना मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ समाज ज्यादातर थोड़ा स्थिर सा रहता है। लेकिन जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, जैसे कोई बड़ा तूफान आ गया, बाढ़, भूकंप, तब समाज एकदम से हिल जाता है। वो 1923 में जापान के योकोहामा में ज्वालामुखी फटा था ना। हाँ। उसके बाद वहां बिल्डिंग्स बनाने का पूरा तरीका ही बदल गया।
एक नया आर्किटेक्चर स्टाइल आ गया। हम्म मतलब कितना बड़ा इम्पैक्ट। पर ये वन वे नहीं है, ये भी देखना होगा। अच्छा। हाँ, इंसान भी तो एनवायरनमेंट को बदल रहा है लगातार। हमने जमीन को कमजोर किया है, जंगल काटे हैं, खनिजों का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया है कि पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस ही बिगड़ गया है। सही बात है। और इसका असर फिर इस पे पड़ता है कि आबादी कहाँ बसेगी, व्यापार के रास्ते क्या होंगे और समाज का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा। सब जुड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन सोर्स ये भी साफ करते हैं कि ज्योग्राफी ही सब कुछ तय नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं। रॉबर्ट बायस्टेड की वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा, भूगोल ये बताता है कि क्या संभव है और क्या नहीं, ये नहीं कि क्या है। क्या बात है, सही। मतलब ज्योग्राफी बस पॉसिबिलिटीज दिखाती है, रियलिटी नहीं। सभ्यताएं सिर्फ भूगोल से नहीं बनती या बिगड़ती। बिल्कुल। और जैसे जैसे कल्चर डेवलप होता है, शायद भूगोल का डायरेक्ट असर थोड़ा कम होता जाता है। इनडायरेक्ट तो रहता ही है। हाँ, ये भी है। एकदम। अच्छा, अब आते हैं जैविक कारकों पर, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ओके। इसमें पेड़ पौधे, जानवर और सबसे जरूरी हम इंसान, मतलब हमारी आबादी, पॉपुलेशन, उसका साइज क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, जन्म दर, मृत्यु दर और हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। ये हेरिडिटी ही तो है जो वेरिएशन लाती है ना। कोई भी पीढ़ी पिछली की एकदम कॉपी नहीं होती। सही। और पॉपुलेशन का साइज तो बहुत बड़ा फैक्टर है। सोचिए 19वीं सदी में जब जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी तो खाने पीने की कमी, रहने की जगह की दिक्कतें, बेरोजगारी, कितनी समस्याएं खड़ी हो गई। और दूसरी तरफ आज अमेरिका, स्वीडन जैसे कुछ देशों में आबादी घटने की चिंता है। उसे कुछ लोगों ने रेस सुसाइड तक कह दिया था। हाँ, वो एक टर्म था। मतलब बूढ़े लोग ज्यादा हो रहे हैं, बच्चे कम। इसके अपने सोशल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं। पेंशन का बोझ बढ़ेगा, काम करने वाले लोग कम होंगे। बिल्कुल। और समाज के जो रीति रिवाज हैं, जैसे शादी की उम्र क्या होनी चाहिए या इंटरकास्ट मैरिज पर रोक, इन सब का असर भी पॉपुलेशन की बायोलॉजिकल क्वालिटी पर पड़ता है, इनडायरेक्टली ही सही। अच्छा। हाँ, और ये रिश्ता बड़ा डायनामिक है। एनवायरनमेंट को हम सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते, वो रिएक्ट भी करता है। जैसे बीमारियां फैलती हैं, नए तरह के कीटाणु आते हैं, ये सब एनवायरनमेंट का रिएक्शन ही तो है एक तरह से। हमें लगातार इनसे जूझना पड़ता है। हाँ, ये बात तो है। ठीक है, तो अब तीसरा फैक्टर। हाँ, तीसरा है सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स। अच्छा, कल्चर। इसमें आ गए हमारे वैल्यूज, हमारे बिलीव्स, आइडियाज, आइडियोलॉजीज, रीति रिवाज, इंस्टीट्यूशंस, सब कुछ। हाँ, ये सब बदलते हैं और समाज को भी बदलते हैं। कभी देखो तो आज़ादी और बराबरी, मतलब लिबर्टी एंड इक्वालिटी का जोर होता है, और कभी डिसिप्लिन और ऑर्डर पे ज्यादा फोकस होता है। बिल्कुल। और धार्मिक विचार, रिलीजियस आइडियाज, वो भी समाज को दिशा देते हैं। बैरिस्टर ने यहाँ भी एक अच्छी बात कही है कि लोग जो सोचते हैं वही तय करता है कि वो क्या करते हैं और क्या चाहते हैं। सोचने वाली बात है। हमारे विश्वास और हमारी संस्थाएं ये आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। संस्कृति ही तो है जो चेंज को स्पीड और डायरेक्शन देती है। और कल्चर कोई ऐसी बंद चीज तो है नहीं कि बदले ही ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, स्थिर नहीं है। बाहर से लोग आते हैं, माइग्रेशन होता है, व्यापार होता है, कभी लड़ाइयाँ होती हैं, इन्वेजन्स होते हैं। इन सब से कल्चर बदलता है। हाँ, बाहरी प्रभाव और साथ ही अंदरूनी विकास भी होता है, इंटरनल डेवलपमेंट। सही। और नई विचारधाराएं, आइडियोलॉजीज, जैसे मार्क्सवाद हो गया या हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इनका कितना गहरा असर पड़ा है समाजों पर। बहुत ज्यादा, पूरी दुनिया बदली है इनसे। तो ये हो गया कल्चर। और आखिर में चौथा फैक्टर। चौथा और शायद आज के जमाने में सबसे ज्यादा डिस्कस्ड, वो है तकनीकी कारक, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। हाँ, टेक्नोलॉजी। ये है साइंस का प्रैक्टिकल यूज। जो औजार हम बनाते हैं, मशीनें इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी हमारी सभ्यता की देन है और ये हमारी जिंदगी को बदल देती है। जब साइंटिफिक नॉलेज को हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगाते हैं, वही टेक्नोलॉजी है। आज का युग तो टेक्नोलॉजिकल एज ही कहलाता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मार्क्स और वेबलिन जैसे थिंकर्स ने तो टेक्नोलॉजी को ही सोशल चेंज का सबसे बड़ा, बल्कि शायद एकमात्र कारण मान लिया था। हाँ, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म कहते हैं इसे। अच्छा, और ओकबर्न, WF ओकबर्न, उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी हमारे एनवायरनमेंट को बदलती है। हाँ, और फिर हम उस बदले हुए माहौल में ढलने के लिए, अडाप्ट करने के लिए अपने तौर तरीके, अपनी संस्थाएं बदलते हैं। बिल्कुल सही। और एक आविष्कार के, एक इन्वेंशन के कई असर हो सकते हैं, एक नहीं अनेक। जैसे? सोर्स में रेडियो का उदाहरण कितना अच्छा दिया है। हाँ,
मनोरंजन बदला, शिक्षा का तरीका बदला, राजनीति पर असर पड़ा, खेल कूद पर, लोगों के एटीट्यूड्स बदले, ज्ञान बढ़ा, सब पर असर डाला रेडियो ने। ऑगबन ने तो गिनाए थे कि अमेरिका में रेडियो के करीब 150 प्रभाव पड़े। अरे बाप रे, 150। हाँ, और आज मोबाइल फोन को ही देख लीजिए। हाँ, सही बात है। इसने तो दुनिया देखने का, लोगों से जुड़ने का, जानकारी पाने का हमारा पूरा तरीका ही फंडामेंटली बदल दिया है। सच में, तो ये सारे फैक्टर्स, भूगोल, बायोलॉजी, कल्चर, टेक्नोलॉजी, ये सब मिलकर समाज के बदलाव की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक जटिल तस्वीर बनाते हैं। कोई एक फैक्टर अकेला जिम्मेदार नहीं है, सब आपस में जुड़े हैं, इंटरैक्ट करते हैं। सोचने वाली बात यही है कि ये आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं और शायद आज के दौर में किसका प्रभाव ज्यादा महसूस होता है। खैर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑन सोशल ऑर्डर पर। मतलब ये कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हमारे समाज को, हमारे रहने सहने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। इस पर थोड़ा गहराई से सोचते हैं। बिल्कुल, और इसकी जड़ें जाती हैं, आप देखें तो 18वीं सदी की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक। ये वो टाइम था जब समाज खेती बाड़ी से हटकर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री पे बेस्ड होने लगा। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। इसमें क्या था? हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल और लार्ज स्केल पर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन। मतलब एक बड़ा बदलाव। मतलब जो चीजें पहले शायद घर पर बनती थीं, छोटी मोटी कार्यशालाओं में, वो अब बड़े बड़े कारखानों में बनने लगी। फैक्ट्री सिस्टम आ गया। हाँ, और इसका सीधा असर हुआ फैमिली पर। फैमिली की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी वो कम हो गई, क्योंकि काम घर से निकलकर फैक्ट्री पहुंच गया। अच्छा। आउटपुट बहुत बढ़ गया। लेकिन एक दिक्कत भी थी। क्या? जो ट्रेडिशनल स्किल्स थे, जो कारीगर हाथ से चीजें बनाते थे, उनकी पूछ कम हो गई। कई लोग तो बेचारे बेरोजगार हो गए। ये तो है, सब कुछ मैकेनाइज्ड हो गया। बिल्कुल, प्रोडक्शन पूरी तरह मशीनों पर निर्भर हो गया और भारी संख्या में लोग मजदूर बन गए, फैक्ट्री वर्कर्स। इकोनॉमी का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया और इसी से शहर बढ़ने लगे। हाँ, ये अगला पॉइंट है, अर्बनाइजेशन, शहरों का विकास। करेक्ट। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने अर्बनाइजेशन को फ्यूल किया। लोग काम की तलाश में इंडस्ट्रियल एरियाज की तरफ भागे और धीरे धीरे वो इलाके बड़े टाउन्स और सिटीज में बदल गए। भारत में भी इसके उदाहरण हैं, है ना? जैसे बेंगलोर, दुर्गापुर, कानपुर, बॉम्बे, कलकत्ता तो खैर पहले से थे पर और डेवलप हुए। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये जो शहरों का ग्रोथ था, ये अनरेगुलेटेड था ज्यादातर। तो इसके साथ समस्याएं भी आईं। जैसे थी ओवरक्राउडिंग, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़, कंजेशन, साफ सफाई की दिक्कतें, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स, पानी बिजली की कमी, प्राइवेसी की कमी, ये सब आम हो गया। और शायद क्राइम भी। सुना है शहर क्राइम, जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, प्रोस्टिट्यूशन जैसी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के सेंटर भी बन गए थे। हाँ, ये भी एक नेगेटिव साइड इफेक्ट था अर्बनाइजेशन का। तो एक तरफ विकास, दूसरी तरफ नई चुनौतियां। अच्छा, और फिर आता है मॉडर्नाइजेशन। ये क्या है? मॉडर्नाइजेशन मतलब मॉडर्न तौर तरीके और वैल्यूज को अपनाना। ये सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी बदलाव है। जैसे खान पान, कपड़े पहनने का ढंग, बोलने का तरीका, हमारी पसंद नापसंद, हमारे विचार, वैल्यूज, सब में चेंज। मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। हाँ बिल्कुल, और इसने समाज के स्ट्रक्चर में रोल डिफरेंशिएशन को बढ़ाया। मतलब काम ज्यादा स्पेसिफिक हो गए। पहले शायद एक ही इंसान कई तरह के काम कर लेता था, अब स्पेशलाइजेशन आ गया। ठीक है, एक और बड़ा पॉइंट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट। इसने तो दुनिया ही बदल दी। ओ बिल्कुल, सोचिए ना, पहले कहाँ महीनों लगते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। फिर आई सड़कें, रेलगाड़ी, समुद्री जहाज, हवाई जहाज। इनसे लोगों का और सामान का मूवमेंट कितना आसान हो गया। और कम्युनिकेशन, पोस्ट, टेलीग्राफ से लेकर रेडियो, टीवी, फोन और अब इंटरनेट, सैटेलाइट्स, ऐसा लगता है दुनिया एकदम सिमट गई है। सही कहा, दुनिया छोटी हो गई है, लोग एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हैं। इससे एक अच्छी बात ये हुई कि लोगों के जो प्रेजुडिसेस थे, जो पूर्वाग्रह थे, वो कुछ हद तक कम हुए हैं क्योंकि इंटरैक्शन बढ़ा है। अच्छा, अब जरा इकोनॉमी पर आते हैं। क्या बदलाव आए? आपने वो फैक्ट्री सिस्टम की बात की थी। हाँ, तो फैक्ट्री सिस्टम ने जो हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, उसे इंडस्ट्रियल या कह लीजिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बदल दिया। इससे समाज में मुख्य रूप से दो क्लासेस बनी, कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास। बिल्कुल। एक तरफ वो जिनके पास फैक्ट्रीज थीं, कैपिटल था, कैपिटलिस्ट क्लास, और दूसरी तरफ वो जो इन फैक्ट्रीज में काम करते थे, वर्किंग क्लास या मजदूर वर्ग।
और जैसा कि मार्क्स ने भी कहा, इन दोनों क्लासेस के इंटरेस्ट अक्सर आपस में टकराते थे। हालांकि बाद में एक और क्लास उभरी, मिडिल क्लास। ये पढ़े लिखे लोग थे, व्हाइट कॉलर वर्कर्स, जो मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में थे। हाँ, ये तो आज भी बहुत बड़ा और इन्फ्लुएंशियल वर्ग है। सही। लेकिन टेक्नोलॉजी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो है। अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ, ये एक बड़ी चिंता है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, मशीनें जहां एक तरफ नए जॉब्स बनाती हैं, वहीं दूसरी तरफ लेबर सेविंग डिवाइसेस होने के कारण जॉब्स छीनती भी हैं। ये एक कंटिन्यूअस डिबेट है। और एक और चिंताजनक पहलू सोर्स में है, टेक्नोलॉजी एंड वॉर। ये शायद टेक्नोलॉजी का सबसे खतरनाक और विनाशकारी पहलू है। मॉडर्न वॉरफेयर में अब इंसान आमने सामने कम लड़ते हैं, हथियार ज्यादा लड़ते हैं। जैसे एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब। हाँ, और बायोलॉजिकल वॉरफेयर, केमिकल वेपन्स, ये चीजें ऐसी हैं जो पूरी मानव जाति को खत्म करने की क्षमता रखती हैं। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का कितना भयानक मिसयूज हो सकता है। बिल्कुल। हालांकि कंस्ट्रक्टिव यूज भी है टेक्नोलॉजी का डिफेंस में, लेकिन पोटेंशियल फॉर डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली। ये हम पर है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। वैल्यूज में भी तो जबरदस्त बदलाव आया है ना? ऐसा लगता है जैसे ट्रेडिशनल वैल्यूज पीछे छूट गए। हाँ, बहुत बड़ा बदलाव। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, फिर सेक्युलर एजुकेशन, इन सब ने मिलकर लोगों की सोच, उनके बिलीव्स, उनके आइडियल्स को बदला है। पुरानी ट्रेडिशनल वैल्यूज की जगह नई वैल्यूज आ गई। जैसे चीजों को पिक्यूनियरी टर्म्स में मापा जाने लगा, मतलब हर चीज की कीमत पैसे में आंकी जाने लगी। क्वांटिटी पर ज्यादा जोर हो गया, क्वालिटी पर कम। लोग खुद भी मशीन की तरह थोड़े मैकेनिकल और पैसिव हो गए। और ये हेडोनिज्म वाली बात, प्लेजर सीकिंग, हाँ, वो भी बढ़ा है। लोग ज्यादा सुख की तलाश में रहते हैं, प्लेजर सीकिंग हो गए हैं। कम एफर्ट में ज्यादा मजा चाहिए, दिखावा, स्टेटस सिंबल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी है। ह्यूमन रिलेशंस जो है वो इम्पर्सनल और सेकेंडरी होते जा रहे हैं। मतलब पहले जैसे घरे रिश्ते नहीं रहे शायद। हाँ, वैसा कह सकते हैं। इंडिविजुअलिज्म बहुत बढ़ गया है। लोग फैमिली और कम्युनिटी से ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं। इससे एक तरह का अकेलापन, एलियनेशन का एहसास भी बढ़ा है। ये तो महसूस होता है आजकल। अच्छा, आखिर में सोशल इंस्टीट्यूशंस पे क्या असर पड़ा? जैसे फैमिली पर तो बहुत गहरा असर हुआ। इंडस्ट्री घर से बाहर चली गई तो परिवार के कई फंक्शंस, जैसे बच्चों की एजुकेशन या मनोरंजन, वो दूसरी एजेंसीज ने ले लिए, स्कूल्स, क्लब्स वगैरह। हाँ। हाउस होल्ड अप्लायंसेस जैसे वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह आने से औरतों को घर के काम से कुछ लेजर मिला। बर्थ कंट्रोल मेथड्स आए तो फैमिली साइज छोटा हो गया। और मैरिज, उस पर भी असर हुआ? हाँ, मैरिज जो पहले एक पवित्र बंधन, एक सेक्रेड बॉन्ड माना जाता था, वो अब धीरे धीरे सिविल कॉन्ट्रैक्ट जैसा बनता जा रहा है। इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ी है, डाइवोर्स, सेपरेशन के मामले बढ़े हैं। लेकिन औरतों का तो स्टेटस बेहतर हुआ है। हाँ, ये एक पॉजिटिव पहलू है। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने से औरतों का स्टेटस निश्चित रूप से बढ़ा है। लेकिन इसके साथ घर में हस्बैंड वाइफ के बीच तनाव के मामले भी बढ़े हैं, रोल्स को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता है। और रिलीजन पर क्या असर हुआ टेक्नोलॉजी का? लोगों का धर्म पर यकीन कुछ हद तक कम हुआ है। लोग ज्यादा सेक्युलर, रैशनल और साइंटिफिक आउटलुक अपना रहे हैं। साइंस ने कई ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ्स पर सवाल उठाए हैं, उनकी नींव हिलाई है। और स्टेट यानी सरकार, स्टेट का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मॉडर्न स्टेट एक वेलफेयर स्टेट बन गया है। मतलब अब सरकार नागरिकों की भलाई के लिए बहुत सारे काम करती हैं, जैसे बुजुर्गों, कमजोरों का प्रोटेक्शन, एजुकेशन देना, हेल्थ सर्विसेज देना, चाइल्ड लेबर को रोकना, ये सब अब स्टेट की जिम्मेदारी मानी जाती है। नेशनलिज्म भी शायद मजबूत हुआ है। हाँ, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट बढ़ने से नेशनल आइडेंटिटी मजबूत हुई है। लेकिन दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी, यानी जो सरकारी कामकाज का सिस्टम है, उसके बढ़ने से रिलेशंस और ज्यादा इम्पर्सनल, मतलब रेगुलर कानून पर आधारित हो गए हैं। और इकोनॉमी में हाउस होल्ड इंडस्ट्री की जगह बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, स्टोर्स, बैंक्स, कॉर्पोरेशंस ने ले ली हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशंस भी बदल गए हैं, पहले जैसे पर्सनल नहीं रहे। तो कुल मिलाकर देखें तो टेक्नोलॉजी ने समाज को लगभग हर पहलू में पूरी तरह से बदल दिया है। हाँ, काफी हद तक ये एक बहुत पावरफुल फोर्स है।
लेकिन सोर्स ये भी कहता है, और ये याद रखना जरूरी है, कि टेक्नोलॉजी ही सब कुछ डिटर्मिन नहीं करती। आखिर में इंसान ही है जो मशीन का मास्टर भी है और उसका सर्वेंट भी। मतलब हमारे पास चॉइस है, हम इन हालातों को बदल सकते हैं। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी हमारा फ्यूचर तय नहीं करती, हम तय करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें। ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, इसे सावधानी से चलाना होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं या वो हमें। खैर, चलिए अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने अगले सेक्शन पे आते हैं। बात करते हैं कल्चरल लैग की। ये कॉन्सेप्ट जहां तक मुझे याद है विलियम एफ ऑगबर्न ने दिया था अपनी किताब सोशल चेंज में। काफी रेलेवेंट लगता है आज भी। बिल्कुल बिल्कुल। ऑगबर्न का ये आइडिया समाज में जो बदलाव आते ना, उन्हें समझने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क देता है। उन्होंने बेसिकली कल्चर को, मतलब हमारी पूरी जीवन शैली को दो हिस्सों में बांटा है। 2 हिस्से? जी। कौन कौन से? एक है मटेरियल कल्चर, ओके। और दूसरा है नॉन मटेरियल कल्चर। अच्छा, मटेरियल कल्चर, ये तो शायद वो चीजें होंगी जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। हाँ। मतलब फिजिकल चीजें। हाँ बिल्कुल। मटेरियल कल्चर मतलब वो सब कुछ जिसे इंसान ने बनाया है, इस्तेमाल करता है, जैसे हमारे औजार, बर्तन, घर, कपड़े, रोड्स, फैक्ट्रीज, मशीन्स, और हाँ, सबसे जरूरी साइंस और टेक्नोलॉजी। ये सब इसमें आता है। ओके, बेसिकली हमारी सभ्यता का जो फिजिकल ढांचा है। और ये हिस्सा अक्सर काफी तेजी से बदलता रहता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। समझ गई। तो फिर ये नॉन मटेरियल कल्चर क्या हुआ? ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। हाँ, नॉन मटेरियल कल्चर वो है जिसे हम आमतौर पे संस्कृति या तहजीब कह देते हैं। इसमें इनटैंजिबल चीजें आती हैं। जैसे कि? जैसे हमारे बिलीफ्स, हमारे रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, हमारे मॉरल्स, वैल्यूज, कानून, आदतें, और इसमें हमारी सोशल इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं। इंस्टीट्यूशंस मतलब? जैसे परिवार। हाँ, परिवार, शादी के तरीके, धर्म, हमारी एजुकेशन सिस्टम, सरकार चलाने का तरीका, ये सब। बेसिकली हमारी सोच, हमारे जीने के नियम, हमारे रिश्ते, ये सब नॉन मटेरियल है। ओके ओके। तो एक तरफ मटेरियल कल्चर जो तेजी से बदल सकती है, और दूसरी तरफ नॉन मटेरियल कल्चर जिसमें हमारी सोच, आदतें, संस्थाएं हैं। अब ये कल्चरल लैग का क्या मतलब हुआ? लैग मतलब पीछे छूटना। बिल्कुल सही, यही ऑगबर्न का मेन पॉइंट है। लैग मतलब पिछड़ जाना, धीमा पड़ जाना। तो कल्चरल लैग तब होता है जब कल्चर के इन दो हिस्सों, मटेरियल और नॉन मटेरियल के बदलने की स्पीड में एक इम्बैलेंस आ जाता है। अच्छा, मतलब एक हिस्सा तेजी से आगे भाग रहा है और दूसरा पीछे रह जाता है। हाँ, ऑगबर्न कहते हैं कि मटेरियल कल्चर, खास तौर पे टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री, ये बहुत तेजी से बदलती है। हाँ, ये तो हम देख ही रहे हैं। राइट। और इन बदलावों की वजह से हमारी नॉन मटेरियल कल्चर पर भी प्रेशर पड़ता है कि वो भी बदले। मतलब हमारे विश्वास, कानून, एजुकेशन सिस्टम, आदतें, इन पर भी बदलने का दबाव आता है। लेकिन शायद नॉन मटेरियल कल्चर उतनी तेजी से बदल नहीं पाती है ना, जैसे हमारे सोचने के तरीके, पुरानी आदतें, उन्हें बदलने में तो वक्त लगता है। एग्जैक्टली। नॉन मटेरियल कल्चर अक्सर धीमी गति से रिस्पॉन्ड करती है, इनर्शिया होता है उसमें। और इसी वजह से मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर के बीच एक गैप सा बन जाता है, एक लैग पैदा हो जाता है। इसी गैप को, इसी पिछड़ने को ऑगबर्न ने कल्चरल लैग कहा है। कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं आजकल की जिंदगी से जुड़ा हुआ, जिससे ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो? हाँ बिल्कुल। सोचिए, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितनी तेजी से हो रहा है ना? राइट। नई नई तरह की जॉब्स आ रही हैं मार्केट में, एआई, ऑटोमेशन, ये सब मटेरियल चेंजेस हैं। राइट। लेकिन क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे कॉलेजेस का सिलेबस, पढ़ाने के तरीके, क्या वो उतनी ही तेजी से बदल रहे हैं? क्या वो स्टूडेंट्स को इन बिल्कुल नई जॉब्स के लिए तैयार कर पा रहे हैं? शायद नहीं, ज्यादातर तो नहीं। कॉलेजेस में सिलेबस बदलने में ही सालों लग जाते हैं। हाँ, जबकि इंडस्ट्री तो हर कुछ महीनों में बदल जाती है। तो ये हुआ एक लैग। एजुकेशन सिस्टम, नॉन मटेरियल, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मटेरियल के बीच का कल्चरल लैग। बिल्कुल सही। और सोचिए, जैसे वो सोर्स में जंगल वाला एग्जाम्पल था। हाँ, कि इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए जंगल तेजी से काटे जा रहे हैं, मटेरियल चेंज। लेकिन कंजर्वेशन की टेक्निक्स या उसको लेकर हमारी सोच, नीतियां, कानून, वो शायद उतनी तेजी से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, जिसका नतीजा फिर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल, पर्यावरण का नुकसान।
ये भी एक तरह का लैग ही है। मटेरियल प्रोग्रेस आगे भाग गया और उसे संभालने वाली सोच या व्यवस्था पीछे रह गई। तो ऑगबर्न के हिसाब से समाज में ये जो स्ट्रेन या तनाव पैदा होता है उसका एक बड़ा कारण ये लैग है और संतुलन के लिए इस गैप को भरना जरूरी है। हाँ, उनका यही मानना था कि आज की मॉडर्न लाइफ में एडजस्टमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि कैसे नॉन मटेरियल कल्चर को मटेरियल कल्चर के लेवल पर लाया जाए, उसे कैचअप कराया जाए। स्ट्रेन तो पैदा होगा ही। जब कल्चर के दो हिस्से जो आपस में जुड़े हुए हैं वो अलग अलग स्पीड से बदलेंगे, एक खिंचेगा दूसरा पीछे रहेगा, तो तनाव तो आएगा ही। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी ले आना काफी नहीं है, समाज को उसके साथ एडजस्ट करने के लिए अपनी सोच, अपने इंस्टीट्यूशंस को भी बदलना पड़ता है। सही कहा, तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। चलिए, ये कल्चरल लैग वाला कॉन्सेप्ट तो काफी हद तक साफ हुआ, इस पर और भी बातें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल आगे बढ़। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सोशल लेजिस्लेशन एंड सोशल चेंज पर चर्चा करेंगे। तो मतलब सीन क्या है? क्या ये कानून, मतलब जो लॉज बनते हैं वो वाकई सोसाइटी को बदल सकते हैं या फिर ये सिर्फ कागज पर रूल्स बन के रह जाते हैं? अक्सर ऐसा लगता है ना। बिल्कुल, ये सवाल बहुत अहम है। देखिए, कानून आते तो पॉलिटिकल एजेंसीज से है ना, और जब इन्हें कोई लॉ मेकिंग बॉडी लागू कर देती है तो वो लेजिस्लेशन बन जाता है। और हाँ, समाज को बदलने में इनका बड़ा हाथ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा। हाँ, पर कानून के फंक्शन पर ना दो मुख्य विचार है। एक नजरिया कहता है कि कानून का जो मेन काम है वो है सोशल कंट्रोल बनाए रखना, मतलब समाज में जो गड़बड़ है, डिविएंस है, उसे कम करना, ऑर्डर मेंटेन करना। हाँ, जैसे मतलब ट्रैफिक रूल्स हो गए या चोरी वोरी के खिलाफ कानून, ताकि सब ठीक ठाक चलता रहे। उसे सिर्फ ऑर्डर मेंटेन नहीं करना, बल्कि एक्टिव होकर लोगों के बिहेवियर, उनके बिलीव्स, उनकी वैल्यूज को बदलना चाहिए ताकि सोशल चेंज आ सके। अच्छा, मतलब ये प्रोएक्टिव रोल हो गया। ये दिलचस्प है कि लेजिस्लेशन काम कैसे करता है फिर। मतलब कभी तो वो जो समाज में चल रहा है, जो सोशल नॉर्म्स हैं, उन्हीं को लीगल सपोर्ट दे देता है। हाँ, बिल्कुल। और कभी-कभी वो बिल्कुल नए लीगल नॉर्म्स लाता है, पुराने सोशल नॉर्म्स को सुधारने या बदलने की कोशिश करता है। तो ये इफेक्टिव कब होता है? मतलब सोशल लेजिस्लेशन, जो समाज सुधार वाले कानून है। देखिए, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव तभी होता है जब जो मौजूदा सोशल नॉर्म है उसे कानूनी सपोर्ट मिले। मतलब समाज पहले से उस दिशा में सोच रहा हो थोड़ा। अकेला कानून अपने दम पर किसी जमे हुए नॉर्म को बदल नहीं सकता, ये मुश्किल है। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर पब्लिक ओपिनियन का सपोर्ट हो, लोग उसके पक्ष में हो, तो कानून सोशल नॉर्म में बदलाव की शुरुआत कर सकता है। धीरे धीरे सोशल बिहेवियर बदलता है। फिर भारत में इसके कुछ उदाहरण देख सकते हैं जो सफल रहे हों। हाँ, कई हैं। जैसे आप 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट देखिए। हाँ, मोनोगमी वाला। बिल्कुल, इसने मोनोगमी लागू की और डिवोर्स को भी आसान बनाया। ये काफी हद तक सफल हुआ। क्यों? ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ज्यादातर हिंदू समाज में मोनोगमी पहले से ही काफी हद तक एक तरह से नॉर्म बन चुका था और सोशल रिफॉर्मर्स भी इसके पक्ष में माहौल बना रहे थे। हाँ, समाज में एक सोच तो थी ही। एग्जैक्टली। इसी एक्ट ने फिर कास्ट रिस्ट्रिक्शंस हटाए शादी से, इंटरकास्ट मैरिजेस को अलाउ किया, मैरिज को थोड़ा सेक्युलर बनाया और सबसे जरूरी महिलाओं और पुरुषों को डिवोर्स के मामलों में बराबर अधिकार दिए। इसने तो जैन्स, बुद्धिस्ट, सिख्स सबको हिंदूज की तरह ही माना इस कानून के लिए। एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक कदम था वो। सही बात है। और वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, उसका क्या असर रहा? हाँ, वो भी एक बड़ा कदम था। उसने महिलाओं को प्रॉपर्टी पर एब्सोल्यूट राइट्स दिए। बेटे और बेटी को इनहेरिटेंस में बराबर का हक मिला। और ये भी चला? हाँ, ये भी चला, क्योंकि तब तक पब्लिक ओपिनियन महिलाओं के समान अधिकारों के पक्ष में बन रहा था। लोग ये समझने लगे थे। अच्छा। और वो अडॉप्शन वाला एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हाँ, उसने भी महिलाओं का स्टेटस बढ़ाया। जैसे बेटा या बेटी किसी को भी गोद लेने की परमिशन मिली। पति की मौत के बाद भी महिला गोद ले सकती थी और बच्चे को गोद लेने के लिए पत्नी की सहमति जरूरी बना दी गई। ये सब छोटे छोटे पर अहम बदलाव थे। बिल्कुल। और आज़ादी से पहले के भी कुछ कानून थे ना, जैसे विडो रीमैरिज एक्ट 1856 या चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। हाँ, वो भी सफल रहे क्योंकि वो समय की जरूरत थे, समाज में उनकी मांग उठ रही थी। लेकिन कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। वो कानून जो सोशल नॉर्म्स से बहुत ज्यादा आगे होते हैं
या जिन्हें पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलता ना, वो फेल हो जाते हैं। अक्सर, हाँ, अक्सर फेल हो जाते हैं। जैसे आप अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 को देखिए, बाद में इसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976 ने बदला। हाँ, कानूनी तौर पर तो छुआछूत एक अपराध है, पर जमीनी हकीकत देखें तो गांव में आज भी सुनने को मिलता है कि हरिजन या दलित भेदभाव झेलते हैं। बिल्कुल। कानून सोशल नॉर्म्स से बहुत आगे निकल गया, लोगों ने उसे दिल से नहीं अपनाया, मतलब इंटरनलाइज नहीं किया। तो सिर्फ एक्ट पास कर देना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं, इसके लिए सोशल मूवमेंट चाहिए, पब्लिक एजुकेशन चाहिए, लोगों की सोच बदलनी पड़ती है। प्रोहिबिशन का भी यही हाल हुआ था ना, शराबबंदी। हाँ, प्रोहिबिशन का कानून भी पब्लिक सपोर्ट की कमी से ही फेल हुआ। गांधी जी के इतने प्रयासों के बावजूद विरोध था, और नतीजा क्या हुआ? अवैध शराब। इलिसिट डिस्टिलेशन, ये एक पूरा कारोबार बन गया। अमेरिका में भी तो प्रोहिबिशन फेल हुआ था इसी वजह से। और बेगरी प्रिवेंशन एक्ट्स या फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, दहेज वाला कानून, उनका भी काफी हद तक यही हाल है। दहेज लेना देना आज भी चलता है ना, कानून का डर शायद हो, पर समाज में वो प्रैक्टिस बंद नहीं हुई है पूरी तरह। मतलब सोसाइटी लीगल नॉर्म के बजाय सोशल नॉर्म को ही फॉलो कर रही है ज्यादातर मामलों में। हाँ, इसी को फेस्टिंगर फोर्स्ड कंप्लायंस कहते हैं, जब लोग कानून मानते तो हैं पर सिर्फ डर से या मजबूरी में, दिल से नहीं। अच्छा। इससे होता क्या है कि पब्लिक बिहेवियर और प्राइवेट बिलीफ में फर्क आ जाता है। लोग बाहर कुछ दिखाते हैं, अंदर कुछ और मानते हैं, और मौका मिलते ही कानून तोड़ते हैं या उसका जुगाड़ निकाल लेते हैं। और कभी-कभी तो कानून बनाते वक्त जो सोचा जाता है होता कुछ और ही है, मतलब अनजाने नतीजे, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। अरे हाँ, बिल्कुल, जैसे वो नेपोलियन वाला किस्सा है। कौन सा? नेपोलियन ने फ्रांस को एग्रीकल्चरली सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए शुगर बीट्स पर सब्सिडी दी। सोचा था चीनी बनेगी, देश आत्मनिर्भर होगा, पर हुआ क्या? लोगों ने उस सस्ती चीनी से इतनी शराब बनाई कि फ्रांस दुनिया में सबसे ज्यादा शराब पीने वाले देशों में से एक बन गया। किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। गजब, मतलब अच्छा इरादा भी उल्टा पड़ सकता है। हाँ, और अमेरिका में भी न्यू डील के टाइम पर छोटे किसानों को बचाने के लिए कानून लाए गए थे, पर लॉन्ग रन में हुआ क्या? बड़े इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर को फायदा हो गया और छोटे किसान और मुश्किल में आ गए। बाप रे, तो ये दिखाता है कि सरकार के लिए भी कानून के सारे कॉन्सिक्वेंसेस पहले से जानना कितना मुश्किल है। बिल्कुल, और ये भी कि कानून कोअर्जन से, मतलब जबरदस्ती से, बहुत गहरे बदलाव नहीं ला सकता। मतलब कानून लोगों को कुछ गलत करने से रोक सकता है या शायद कुछ अच्छा करने के लिए इनकरेज कर सकता है, जैसे टैक्स बेनिफिट्स देके। हाँ, पर आप कानून से लोगों को ज्यादा क्रिएटिव बनने या अपने गहरे कल्चरल एट्रीब्यूट्स के खिलाफ जाने पर मजबूर नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो जन्म दर बढ़ाने के कानूनी प्रयास या नस्लीय समानता लाने की कोशिशें या लोगों को ज्यादा धार्मिक बनाने या उनका धर्म छीनने की कोशिशें या फिर सेक्स मॉरल्स बदलने की कोशिश या रिवाज बदलने के कानूनी प्रयास अक्सर फेल होते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कानून अक्सर उन बदलावों को सैंक्शन करता है, उन पर मुहर लगाता है, जो समाज में पहले से ही हो रहे होते हैं, बजाय कि वो खुद बदलाव लाए? हाँ, काफी हद तक ये सही है। कानून अक्सर सोसाइटी के पीछे पीछे चलता है, उसे लीड करने के बजाय। बदलाव की शुरुआत कहीं और होती है, कानून उसे फॉर्मलाइज करता है। ये तो सोचने वाली बात है। तो मतलब सिर्फ कानून बना देना ही सब कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। Okay, so we hope you liked our today's discussion on development and dependency and agents of social change. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad. Jai Hind.